Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अमित साहू मीत। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम एलिमेंट जो कि पीबी शैली ने लिखा है। पीबी शैली का जो फुल नेम है वो पर्सी बैसी शैली है। इन्होंने ये एलिमेंट लिखा है। पहले इसका टाइटल समझ लीजिए, एलिमेंट का मतलब होता क्या है। एलिमेंट का मतलब होता है विलाप, विलाप का मतलब रोना। यहाँ पे जो एलिमेंट है, अगर आप पोएट्री देखोगे कि पोएट्री कौन सी टाइप का है, तो ये इल्गी कहते हैं। जितनी भी विलाप टाइप की पोएट्रियाँ होती हैं वो इल्गी में आती हैं, और ये जो एलिमेंट है इसका टाइटल इल्गी है। अब थोड़ा हम पोएट के बारे में देख लेते हैं, पर्सी बैसी शैली के बारे में। इनका जन्म 4 अगस्त 1792 में हुआ था। 1792 में इनका जन्म हुआ था और 1822 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु क्या हुई थी कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और कुछ लोग तो कहते हैं कि सुसाइड मतलब कि ये जा रहे थे, जहाज़ से जा रहे थे, और जहाज़ जब उनकी डूब गई तो ये भी डूब गए। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि जहाज़ जब डूब गई तब ये मर गए, और कुछ लोग का मत ये है, जो स्कॉलर हैं उनका मत ये है कि ये इन्होंने सुसाइड कर लिया था, डूब के सुसाइड कर लिया था। अब थोड़ा इनके अगर जन्म से अगर देखेंगे तो ये पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, मतलब पढ़ते बहुत ज़्यादा थे। लाइब्रेरी में बैठ के जो है करीब 16-16 घंटे बैठ के पढ़ाई करते थे ये। और ये अपने स्टूडेंट लाइफ में ही धर्म को लेकर बहुत ही रूढ़वादी तथा कट्टर स्वभाव के थे। मतलब कि ये धर्म को ज़्यादा मानते नहीं थे, और इसीलिए इनको सब नास्तिक कहते थे और मैड शैली कहते थे। जब ये जहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, इनको सब मैड शैली के नाम से जानते थे। इनका जो निक नेम था वो मैड शैली था, और इनको सब नास्तिक कहते थे। और जब इनका जो ग्रेजुएशन हुआ तो इन्होंने एक आप कह सकते हैं वर्क लिखा, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, यहीं पे होगा कहीं, यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा इन्होंने। इनके कारण जब इन्होंने लिखा तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने धर्म के बारे में इसमें नेसेसिटी ऑफ एथिज्म में बहुत ज़्यादा मतलब कि नास्तिकता को दिखाए हैं। इसीलिए इनको जो यूनिवर्सिटी था वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद अगर इनकी करियर के और बारे में देखें तो इनकी पहली शादी हैरियट वेस्टब्रुक से हुई थी। उसके बाद कुछ समय बाद जो है इनकी जो मैरिज लाइफ थी हैरियट वेस्टब्रुक के साथ वो अच्छी नहीं हुई, जिससे होता क्या है कि उनसे इनको छोड़ के वो भाग जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। और जब ये लंदन जाते हैं हैरियट वेस्टब्रुक को छोड़ के, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात विलियम गॉडविन की बेटी से हुई। विलियम गॉडविन की बेटी से हुई जिसका नाम मेरी गॉडविन था। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली, मैरी गॉडविन से दोबारा शादी कर ली। तो जब ये खबर जो है हैरियट वेस्टब्रुक पाती हैं कि मैरी ने दूसरी शादी कर ली, तो हैरियट जो है सुसाइड कर लेती हैं। और जो मैरी गॉडविन था तो वो मेरी शैली बन गई, वो भी एक लेखिका थी। उसके बाद ये अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके थे। इन्होंने जो ये लेमेंट पोएट्री जो लिखा है, ये एकदम जीवन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे तथा खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस तथा बूढ़े समझने लगे थे। अब ये जो पोयम है एलिमेंट, ये जो पोयम है इसको लिखने के 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता था कि इनको अपने मृत्यु का आभास पहले से ही हो गया था, पीबी शैली को। तो अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले आप पोयम के बारे में समझ लीजिए कि ये पोएट ने क्यों लिखी। ये जो लेमेंट नामक कविता है, ये शैली की अत्यंत दुख भरी कविताओं में से एक है। कविता का प्रत्येक शब्द पश्चाताप तथा निराशा की अवर्णनीय भावना से भरपूर है। ये जो कविता है इसमें बहुत ज़्यादा वो पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप किसका करते हैं? जो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कि काम किए थे, तो उसका पश्चाताप करते हैं वो। उसके बाद वो ये कल्पना करते हैं कि वह समय की अंतिम सीढ़ी पे खड़ा है। यहाँ पे वो जो अपने जीवन की तुलना एक स्टेयर से करते हैं, एक सीढ़ी से करते हैं, और उसके बाद वो अनुभव करते हैं कि संसार में उसके आने वाले जो दिन हैं वो अब गिने चुने रह गए हैं। वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसकी जो जीवन की स्फूर्ति है, जीवन की खुशियाँ हैं, वो ये सोचता है कि जितना मैंने इंजॉय अब तक किया है जीवन में, अब वो सब वापस लौट के नहीं आएंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन का अर्थ।
ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओ नेवर मोर। चलिए समझते हैं। यहाँ पे जो ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ वर्ड का मतलब संसार, लाइफ का मतलब जीवन और टाइम का मतलब समय। कवि का मानना है, यहाँ पे देखो तीनों का एक साथ आप ऐसे अर्थ लगाओगे। कवि का मानना है, पीवी शैली का मानना है कि इस संसार में उसके जीवन के समय का अंत होने वाला है। ठीक, ये जो संसार है, देखिए वर्ड का मतलब संसार, लाइफ का मतलब जीवन और टाइम का मतलब समय, तो तीनों का अर्थ आप साथ लगा के कहिए कि कवि का मानना है या कवि कल्पना करता है कि इस संसार में कवि के जीवन के समय का अंत हो रहा है। अब ये जो तीनों वर्ड हैं, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये कवि की हृदय की वेदना को प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है ऑन हुज लास्ट इट्सेप आई क्लाइम। ऑन हुज का मतलब जिसके लास्ट स्टेप का मतलब वो आखिरी पड़ाव, आई क्लाइम मैं चढ़ा हूँ। कवि अपने जीवन की तुलना, यहाँ पे आप ऐसे अर्थ लगाइएगा कि कवि जीवन की तुलना एक सीढ़ी से कर रहा है। अब वो कह रहा है कि जिसके अंतिम डंडे पर मैं चढ़ा हूँ। जो सीढ़ी होती है ना, तो अंतिम डंडे का मतलब ये हुआ कि उसका मानना है कि अब उसकी मृत्यु निकट है। फिर से दोनों का अर्थ समझिए कि इस संसार में कवि सोचता है या कवि कल्पना करता है कि इस संसार में कवि के जीवन का समय का अंत हो रहा है और कवि अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जिसके अंतिम डंडे पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। अब देखो, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ करता था। अब जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ करता था का मतलब ये है कि जिस प्रकार कभी इस संसार की तुलना एक, यहाँ से फिर समझ लिए, कभी इस संसार की तुलना एक सीढ़ी से कर रहा है और जिसके अंतिम डंडे पर वह चढ़ रहा है या चढ़ा हुआ है। उसके बाद कह रहा है जिस संसार में भूतकाल में, बिफोर का मतलब पहले और पहले का मतलब भूतकाल, जिस संसार में भूतकाल में उसने परेशानियों और कठिनाइयों का सामना बहादुरी से किया था, वहीं पे ट्रेम्बलिंग, अभी उसके पैर कांप रहे हैं। फिर से समझ लीजिए कि जिस संसार में भूतकाल में या पहले उसने परेशानियों और कठिनाइयों का मुकाबला बहादुरी से किया था, आज वही भय से कांप रहे हैं। मतलब कि वो सोच रहा है कि अब तक मैंने जितना काम किया था कितनी बहादुरी से कर दिया था, कितनी अच्छे से पूरा, जितना कठिनाई आई थी, जितनी भी कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आई थी उसका सामना बहुत ही अच्छे से फेस किया था, लेकिन अब मैं उस कठिनाइयों का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं। फिर वो पूछ रहा है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। अब ये पूछ रहा है, वह स्वयं से प्रश्न करता है कि अब उसके जवानी के दिनों का, यहाँ पे ग्लोरी का मतलब आनंद, योर प्राइम का मतलब उसके यूथ, ठीक, यूथ का मतलब जवानी। अब वो पूछ रहा है कि अब उसके जवानी का वह आनंद कब वापस आएगा, नो मोर ओ नेवर मोर। घोर निराशा से कवि स्वयं ही उत्तर देता है। मतलब कि यहाँ पे कवि खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, यहाँ पे कवि खुद से क्वेश्चन पूछा, उसके बाद खुद से आंसर दे रहा है कि घोर निराशा से वह उत्तर देता है कि वह आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा। अब एक बार फिर से पूरे का अर्थ समझ लीजिए आप कि इस संसार में कवि के जीवन के समय का अंत होने वाला है, अतः यह तीनों शब्द कवि के हृदय की वेदना को प्रकट कर रहे हैं। कवि इस संसार की तुलना एक सीढ़ी से कर रहा है जिसके अंतिम डंडे पर वह चढ़ा हुआ है। फिर कह रहा है कि जिस संसार में पहले या भूतकाल में उसने कठिनाइयों का सामना बहादुरी से किया था, आज उन्हीं कठिनाइयों का सामना करने में उसके पैर कांप रहे हैं। वह खुद से स्वयं से पूछता है कि उसकी जवानी का वह आनंद, उसके यूथ का वह आनंद अब कब वापस आएगा। तो घोर निराशा से कवि स्वयं ही उत्तर देता है कि वह आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। यहाँ पे समझिए, आउट ऑफ
आउट ऑफ का मतलब चली गई हैं। द डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब रात और दिन, रात और दिन का मतलब प्रत्येक क्षण। एंजॉय का मतलब खुशी या आनंद। हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ जाना या हट जाना। तो कवि ये कह रहा है कि मेरे जीवन की प्रत्येक घड़ी से, मेरे जीवन की प्रत्येक घड़ी से खुशी अदृश्य हो गई है या आनंद अदृश्य हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। फ्रेश स्प्रिंग का मतलब सुंदर बसंत, स्प्रिंग का मतलब बसंत, सुंदर बसंत एंड समर गर्मी एंड विंटर होर, विंटर का मतलब जाड़ा और होर का मतलब होता है पाला या जो सफ़ेद कोहरे होते हैं वो। तो वो कह रहा है कि सुंदर बसंत, गर्मी और जाड़े के सफ़ेद कोहरे मूव, मूव का मतलब हट गई हैं। माई फेंट हर्ट, मेरा दुखी हृदय विथ ग्रीफ, दुख से भर गया है, और मेरा दुखी हृदय मुरझाया हुआ हृदय, फेंट का मतलब दुखी है, मुरझाया, और मेरा मुरझाया हुआ हृदय दुख से भर गया है। अब बात को समझिए, यहाँ पे कवि कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे जीवन की प्रत्येक घड़ी से खुशी अदृश्य हो गई है। सुंदर बसंत, गर्मी और जाड़ों के सफ़ेद कोहरे, जाड़ों के सफ़ेद कोहरे का मतलब यहाँ पे तीनों का अर्थ ये है कि प्राकृतिक के सभी सौंदर्य, प्राकृतिक के सभी सौंदर्य मेरे जीवन से हट गए हैं, जिससे मेरा मुरझाया हुआ हृदय दुख से भर गया है। फिर वो पूछ रहा है बट विथ डिलाइट, बट विद डिलाइट का मतलब फिर उसके आत्मा से एक अंदर से आवाज़ आती है बट विद डिलाइट, क्या ये सब डिलाइट, क्या ये सब प्राकृतिक सौंदर्य वापस आएंगे, क्या ये सब खुशी वापस आएंगी? कवि कहता है नो मोर ओह नेवर मोर, यहाँ पे फिर वो कहता है कि अब कभी नहीं आएंगी, अब कभी आएंगी नहीं आएंगी। बात को समझिए, यहाँ पे इस पद्यांश में, इस स्टैंजा में कवि कहना क्या चाहता है? कवि ये अनुभव कर रहा है कि उसके जीवन से, दिन और रात से, अर्थात उसके संपूर्ण क्षण से नीरस जो खुशी है वो आनंद रहित हो गई है, ठीक। और प्रकृति का सौंदर्य जो भूतकाल में उसे आनंद से भरा करता था, यहाँ मतलब कि पूरा वो पास्ट से लेकर तुलना कर रहा है कि अभी यहाँ पे जब ट्रेम्बलिंग आया था तो वो कह रहा था ना कि पास्ट में मैं जो कठिनाइयों का सामना जो है बहुत ही अच्छे से करता था, बहुत ही खुशी से करता था। अब मेरे उसका जो कठिनाई है उसका सामना करने में मेरे पैर कांप रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि जब भूतकाल में ये सब खुशी, ये सब प्राकृतिक जो सौंदर्य हैं, ये जब मुझे खुशियाँ देते थे, अब ये खुशी मुझको नहीं मिल रही है, तो वो इससे बहुत ही निराश हो जाता है। उसके मन में आनंद की सनसनाहट भेजने के स्थान में वो केवल उसको दुख बढ़ाती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और कहते हैं कि इस जो 11th पोएम लिखने के बाद कवि ख़त्म हो गया था। 1821 में 1821 में इसको लिखा था, उसने कंपोज किया था, और 1822 में पीबी शैली मर गया था, ख़त्म हो गया था। आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। So thank you for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, hit the like button, share with your friends, and for many more videos of literature, subscribe to our channel, Me Sahu Meet. Thank you.